प्यारे बच्चों, आज हम मैथ के सीटेट के पेडागोजी के प्रीवियस पेपर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके कंसेप्ट को हम डिस्कस करेंगे और साथ में जो उसकी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बताता चलूँगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठ्यचर्या अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता। यहाँ इस बात का मतलब है कि जो हमने प्राथमिक लेवल पर, प्राइमरी लेवल पे जो बच्चों को गणित सिखा रहे हैं कि उसमें क्या चीज़ नहीं हो सकती, वो चीज़ इसने पूछी है। यानी ये क्वेश्चन हमारा नेगेटिव सेंस का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है हमारा, वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना। तो बच्चों, मैं यहाँ आपको ये बताना चाहूँगा कि विश्लेषण करना और निष्कर्ष निकालना प्राइमरी लेवल पर, और किस चीज़ का, वर्गीकृत आंकड़ों का, वो पॉसिबल नहीं है। तो देखा जाए तो मेरे हिसाब से आंसर यही होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम और ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। दैनिक जीवन की तार्किक कार्यप्रणाली, तो दैनिक जीवन आ गया हमारा, ये तो पॉजिटिव सेंस है। तो पॉजिटिव सेंस के अकॉर्डिंग आपने आंसर इसका ये आप नहीं दे सकते हैं। बच्चों, मैं क्लियर कर रहा हूँ, सीटेट के एग्ज़ाम में आपने केवल अपने माइंड को दो रूपों में व्यवस्थित करना है कि या तो पॉजिटिव सेंस होगी या नेगेटिव सेंस होगी। ठीक है, तो क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ अच्छी नहीं है, बस ये चीज़ आपने देखनी है। कई बार क्या होता है, पेपर में क्वेश्चन इस तरह से आता है कि सारे ऑप्शन अच्छे ऑप्शन होते हैं, तो फिर वहाँ हमें क्या करना होता है, वहाँ हमें द बेस्ट, वेरी गुड ऑप्शन को आंसर हमने वहाँ लगाना होता है। समझ गए हो इस चीज़ को? ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन हम देखते हैं, मानक परिकलन प्रणाली से संख्या संबंधी संक्रियाओं के करने में भाषा और प्रतीक चिन्हों का विकास। अब देखा जाए तो जहाँ तक मेरा कंसेप्ट है, मानक प्रणाली हम प्राइमरी लेवल पे नहीं सिखाते, लेकिन फिर भी फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन को यदि हम देखें तो थर्ड ऑप्शन कम बेटर है फर्स्ट ऑप्शन से। ठीक है, क्योंकि प्रतीक चिन्ह भी हम सिखाते हैं, संख्या संबंधी संक्रियाएं यानी जमा घटा सिंपल गुणा हम प्राइमरी लेवल पे सिखाते हैं। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन को भी आंसर नहीं लगाना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन है, भिन्न को पूर्ण के अंश के रूप में प्रदर्शित करना। ये तो बहुत अच्छी बात है, यानी हमें जो फ्रैक्शंस यानी जो भिन्न सिखानी चाहिए बच्चों को, वो एक पार्ट के रूप में सिखानी चाहिए। जैसे एक चॉकलेट का हाफ करना, तो क्या है, वो पूरी है एक चॉकलेट, उसका आधा हिस्सा हमने खा लिया। तो ये चीज़ प्राइमरी लेवल पे आपने बतानी चाहिए, ना कि 1/2 को आपने बताना चाहिए। 1/2 क्या है, हमने चॉकलेट ली, उसको 2 हिस्सों में बांटा, उसमें से एक हिस्सा खा लिया। हमें भिन्न को इस रूप में बताना चाहिए। तो ये सेंस भी अच्छी सेंस है, ये सेंस भी ठीक है, ज़्यादा अच्छी तो हम नहीं कहेंगे, ये सेंस भी ठीक सेंस है। तो ये तीनों ही सेंस पॉजिटिव सेंस है, लेकिन उसका जो क्वेश्चन है वो नेगेटिव सेंस का क्वेश्चन है। इसलिए जो हमारा आंसर बनता है वो आंसर हमारा फर्स्ट ऑप्शन, इसका आंसर आपका होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 35, गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय क्या है। अब ये फिर वही बात आ गई है, हमारा पॉजिटिव सेंस का क्वेश्चन आ गया है। अब हमें क्या आंसर लगाना चाहिए पॉजिटिव सेंस के अकॉर्डिंग, विद्यार्थियों की गणित समझने में सहायता करना, ये तो पॉजिटिव है, बहुत अच्छी बात है। उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना, ये भी अच्छी बात है। बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना, ये भी अच्छी बात है। ज्यामिति के प्रेम्य और उनके प्रमाणों को स्वतंत्र रूप से सृजन करना, ये भी अच्छी बात है। लेकिन अब बात यह है कि इनमें से, अब देखो चारों ही ऑप्शन हमारे पॉजिटिव सेंस के हो गए हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे ज़्यादा दिक्कत महसूस करते हैं। अब यहाँ के बारे में आपको ये बता रहा हूँ, जब चारों ही ऑप्शन पॉजिटिव सेंस के हों तो हमें द बेस्ट ऑप्शन छांटना होता है। तो द बेस्ट ऑप्शन आप कैसे छांटेंगे, उसके लिए मैं आपको सिंपल सी एक बात बता रहा हूँ। ऐसे ऑप्शन की तलाश करो जिस ऑप्शन में वास्ट हो, जीवन से संबंधित हो, वो एक बच्चे से संबंधित ना होकर के पूरी कक्षा से संबंधित हो, बच्चे के पूरे जीवन सत्र से संबंधित हो। इस तरह के ऑप्शन को तलाशो। अब मैं यहाँ आपको दिखाऊंगा कैसे। ज्यामिति, क्या बच्चे को हमें केवल ज्यामिति सिखानी चाहिए? गलत ऑप्शन है। हालांकि पहले मैंने इसको ठीक बताया, अब क्यों बता रहा हूँ गलत, क्योंकि उसने उसको बांध दिया है, बाउंड कर दिया है कि ज्योमेट्री लेवल सिखाना है। फर्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं, विद्यार्थियों को गणित समझने में सहायता करना। अरे गणित हमने नहीं समझाना है, हमें उसको लेवल को समझाना है। सेकंड है, उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना। थर्ड ऑप्शन है, बच्चे की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना।
ठीक है, उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना। अब ये भी देखा जाए तो ठीक है नहीं, जो बच्चे के अंदर क्षमता है उसका विकास करना। थर्ड ऑप्शन है बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। अब देखो बात आती है सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन में। बच्चों की गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय क्या है? बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना या उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना। अब देखो यहाँ चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी क्या है, केवल किससे संबंधित आ गया? गणितीय प्रतिभाओं से संबंधित आ गया। तो ये ऑप्शन भी हमने नहीं लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब ज़्यादातर बच्चे इसका आंसर यही लगा के आते हैं। ठीक है, हो सकता है, मैंने देखा है कई जो किताबें हैं, जो किताबें छपी हुई हैं, उनमें भी इनके आंसर ये दे दिए जाते हैं। लेकिन मैंने अभी आपको एक जनरल सी बात बताई है, ऐसा ऑप्शन लगाओ जो वास्ट लेवल हो, उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना, यानी जो बच्चे के अंदर खुद की क्षमता है उसको डेवलप करे, केवल मैथ के लिए ही नहीं। जैसे अब यहाँ गणितीय प्रतिभा का मतलब आप ये कह सकते हैं कि भाई क्लास में होशियार फर्स्ट लेवल आ जाना, ये गणितीय प्रतिभा है, हमें ये नहीं चाहिए। मैथ का उद्देश्य क्या है? जो उसकी क्षमता है, जितना वो कर सकता है उसको डेवलप करना। ठीक है, वो केवल एक तरीके से मैथ का हिस्सा ना होकर के हमारी एजुकेशन का हिस्सा है। तो मैंने क्या बताया है आपको? वास्ट आंसर देना है जिसमें सारी चीज़ें शामिल हो जाएं। तो हमारा सेकंड ऑप्शन इसका आंसर ठहरेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36। प्राथमिक स्तर पर टेनग्राम, बिंदु के खेल, प्रतिरूप इत्यादि का प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता करते हैं। अब यहाँ बच्चों सबसे पहले एक शब्द आया है टेनग्राम। टेनग्राम क्या है? टेनग्राम एक चीनी पहेली है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो टेनग्राम। जैसे बच्चे पजल्स खेलते हैं उस तरह से चीन का एक गेम है टेनग्राम। उसमें क्या है, कुछ आकृतियाँ होती हैं, कुछ भिन्न फ्रैक्शंस के खंड होते हैं, उनको जोड़ के कई तरह की आकृति बनाई जाती है, जैसे खरगोश, दौड़ता हुआ आदमी, इस तरह से। जो टेनग्राम है वो हमारा 7 खंड या 5 खंडों में विभाजित होता है। ठीक है, इस तरह की एक आकृति होती है टेनग्राम, इस तरह से इसकी शेप सी बनी होती है। ठीक है, प्रॉपर शेप यहाँ नहीं बन रही है, तो ये एक फ्रैक्शन है, यानी ये एक पहले स्क्वायर था, इसके ट्रायंगल बन गई हैं, यहाँ ये एक स्क्वायर टाइप बन गया है। तो इस तरह की एक आकृति होती है, इनको तोड़ दिया जाता है और फिर इनसे जोड़ जोड़ के कुछ शेप बनाई जाती हैं। तो वो कह रहा है इससे मैथ में क्या बेनिफिट होगा? स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि होगी, भाई देखा जाए तो पॉजिटिव सेंस है। संख्याओं की तुलना का बोध विकसित करने में, ये भी ठीक है। परिकलन कौशलों के संवर्धन में, ये भी ठीक है। मूलभूत संक्रियाओं को समझने में, ये भी ठीक है। अब यहाँ मैं आपको बताऊंगा जो टेनग्राम है उसका मेन मतलब क्या है। बिंदु के खेल, प्रतिरूप इत्यादि का प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता करते हैं। स्थानिक समझ यानी कि एनहांस स्पेशल अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी, इसका यूज नहीं होता है इसमें। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्थानिक समझ का मतलब क्या है? स्थानिक समझ का मतलब है स्पेशल का मतलब है उच्च कौशल हासिल करना। इसका उद्देश्य होता है बच्चे को, जैसे आपने देखा होगा बच्चे को हम काउंटिंग सिखाते हैं तो हम कोई पिक्चर दिखाते हैं, ठीक है, कोई तस्वीर दिखाते हैं, कार्ड्स दिखाते हैं, तो उनका उद्देश्य स्पेशल एबिलिटी नहीं होता, उनका उद्देश्य होता है कि हमें काउंटिंग सिखानी है, यानी जो मूलभूत संक्रिया है उसका ज्ञान हमें देना है। तो यहाँ बेसिक ऑपरेशंस को जो हमने समझाना है, मूलभूत संक्रियाओं को समझाने में हमें इसकी हेल्प चाहती है। ठीक है, परिकलन कौशल बच्चों, ये मैं आपको बताना चाहूँगा, कभी भी आंसर मत देकर आना। ये वाला ऑप्शन जो थर्ड ऑप्शन है, ये आंसर आपने कभी नहीं देना, किसी भी एग्जाम में आता हो कभी आंसर नहीं देना है। संख्याओं की तुलना बोध का, ये भी आंसर कभी नहीं देना है। फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन आंसर आपके इसके हो सकते थे, लेकिन अब थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ। स्थानिक समझ का मतलब होता है आप उसको डेली लाइफ से संबंधित, यानी एक टीचर प्रैक्टिस करवा रहा है तो वो चीज़ें पॉसिबल हैं। देखो अब 2 चीज़ के लेवल की सिखाई समझाना होता है टीचर के द्वारा। एक समझाना होता है कि हम स्टार्ट कर रहे हैं, एक समझाना होता है बच्चे को आ गया, अब उसको हमने थोड़ा सा एडवांस करना है। तो ये जो प्रोसीजर है ये बच्चे को एडवांस करने के लिए होती है, और ये वाली जो प्रोसीजर है ये बच्चे को स्टार्ट करने के लिए होता है। तो डिफरेंस क्लियर हो गया होगा आपका। तो हमें स्टार्ट करना है, हमने सिखाना शुरू करना है, तो ये ऑप्शन हमारा आंसर ठहरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38।
कक्षा जो इसमें बीच के क्वेश्चन कुछ आपको मिसिंग नज़र आ रहे होंगे, वे एक्चुअल में न्यूमेरिक क्वेश्चन थे, तो इसलिए मैंने वे हटा दिए हैं। हम पेडागोजिकल क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। अगला है कक्षा 4 का छात्र अर्जुन संख्या प्रणाली से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दे सकता है, परंतु संख्या प्रणाली पर आधारित समस्याओं को हल लिखने में गलतियां करता है। यानी वर्बली तो उसको वो ओरली तो उसको बोल देता है, लेकिन जब उसको हम कहते हैं कि भाई लिख के दिखाओ कि क्या गलती है, यानी कैसे आपने किया, तो वो नहीं बता पाता। तो देखा जाए तो बच्चे के अंदर नॉलेज तो है, लेकिन वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है लिखने के फॉर्म में। तो अब वो हम देखते हैं कि इसको कैसे हम इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं, इस त्रुटि को हम कैसे सुधार सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है वास्तविक जीवन के अनुभवों को गणितीय संकल्पनाओं के साथ संबंधित करना। नहीं भाई, ये ऑप्शन आंसर नहीं है। हालांकि ज़्यादातर बच्चे इसको आंसर देकर आएंगे, क्यों? क्योंकि वास्तविक जीवन से संबंधित हमने दे दिया। वास्तविक जीवन से संबंधित आंसर ये हम जब लगाते जब वो मौखिक रूप से भी उत्तर ना दे पाता। यानी कि मौखिक रूप से उत्तर ना दे पाने का मतलब है कि उसको अभी कंसेप्ट ही क्लियर नहीं हुआ है। तो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हम वास्तविक जीवन लेकर जाते, लेकिन अब उसका कंसेप्ट तो क्लियर है, अब वो उस चीज़ को केवल लिख नहीं पा रहा है। तो जहाँ भी आधी चीज़ वो कर पाता है और आधी नहीं कर पाता है, तो उस तरह के लिए आप उसको एक कार्यपत्र देंगे जिसमें समस्याएं आंशिक रूप से हल की गई होंगी और उसे खाली स्थान भरने के लिए कहेंगे। ये ऑप्शन आपका आंसर बनेगा। क्लियर है? क्योंकि वो कर तो रहा है, उसको नॉलेज तो है, लेकिन समस्या क्या आ रही है, वो लिख नहीं पा रहा है। तो हम उसको लिखने की समस्या को सॉल्व करेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये आपका आंसर है। ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो आंसर हो ही नहीं सकते, इनको तो डिस्कस करने की आवश्यकता ही नहीं है, अभ्यास करवाएंगे, ये नहीं हो सकते। तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन आपका था जो थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस रखते थे। बच्चे जो कंफ्यूज होते वो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में कंफ्यूज होते। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, पूरी वीडियो देखा करो, केवल आंसर मत देखा करो। आंसर तो आपको किताबों में मिल जाएंगे। जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, पेपर में बैठ के आपने उसको उस ढंग से सोचना होता है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण का संकीर्ण का मतलब होता है नैरो, यानी कि बिल्कुल संकुचित, यानी एक नेगेटिव सेंस है। ये हमारा नेगेटिव सेंस है। तो नेगेटिव सेंस के अकॉर्डिंग क्या ऑप्शन आपका आंसर बनेगा? संख्यात्मक कौशल का विकास, बीजगणित पढ़ाना, परिकलन व मापन पढ़ाना, रैखिक बीजगणित से संबंधित दैनिक जीवन की। देखो दैनिक जीवन ये तो पॉजिटिव है, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। अब बात आती है, ये मैंने आपको एनसीएफ 2005 के अंतर्गत बता रखा है कि संकीर्ण उद्देश्य का मतलब होता है संख्यात्मक कौशलों का विकास। यानी हमें केवल बच्चे को जमा घटा गुणा भाग का ज्ञान नहीं देना चाहिए, लेकिन जमा घटा गुणा भाग का ज्ञान इस तरीके से दिया जाना चाहिए जिससे उसमें उच्च उद्देश्य की पूर्ति हो सके, वो दैनिक जीवन के अपने कार्य आसानी से कर सके। जैसे वो मार्केट में जाता है, सामान खरीदता है, सामान खरीदने में जो वो लेन देन करता है, उस चीज़ को वो ईजिली कर पाए। ठीक है, तो ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो संकीर्ण का मतलब है नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब है केवल हम बच्चे को एक किताबी ज्ञान दे दें। ठीक है, तो किताबी ज्ञान देना संकीर्ण उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है हमारा 44 नंबर। एक अध्यापिका अपनी कक्षा को गुणा को बार बार किए जाने वाले जोड़ के रूप में बता रही है। यानी गुणा है क्या? जैसे 3 जमा 3 जमा 3 जमा 3। अब 3 को 4 बार लिखा तो 3 गुणा 4 भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो गुणा एक्चुअल में बार बार जोड़ना है। तो टीचर बहुत अच्छा कर रही है। ठीक है, ये अच्छी बात है। उसके बाद समान संख्याओं की वस्तुओं को समूहन कर गुणा के रूप में, ये उससे अगला नेक्स्ट प्रोसेस यानी प्रोसेस सिस्टम अपना रही है। तत्पश्चात चिन्ह को एक्स के रूप में, मतलब भाई गुणा क्या है, पहले यानी गुणा का निशान बता रही है। अंत में गुणनफल पता करने के लिए आड़ी तिरछी रेखाओं अथवा माचिस की तिलियों की सहायता से एक छोटा क्रियाकलाप यानी एक्टिविटी करवा रही है। तो बहुत अच्छी प्रोसेस कर रही है टीचर। एक्चुअल में एक टीचर को किसी भी कंसेप्ट, किसी भी कंटेंट को करवाने के लिए यही प्रोसेस अपनानी चाहिए। पहले उसका बेसिक ज्ञान दो, फिर उसका थोड़ा सा मूर्त ज्ञान दो, फिर उसकी जो प्रतीक चिन्ह हैं वे बताओ, फिर उससे संबंधित आप उसकी प्रैक्टिस करवाओ। ये प्रोसेस होती है हमारी। अब कह रहा है कक्षा को आनंददायी नहीं, ये ऑप्शन कभी आंसर नहीं होता। मूर्त से अमूर्त संप्रत्यय, ये ऑप्शन आपका आंसर हो सकता है, तो इसको हम सर्कल कर लेते हैं, ये आंसर हो सकता है।
अगला है विभिन्न अधिगम शैलियों वाले शिक्षार्थियों का ध्यान रखना, ये भी आंसर हो सकता है। अगला है गणित में कम सफल नहीं भाई। ठीक है, तो अब देखा जाए तो हमारे दो ऑप्शन आंसर ठहरे हैं, या तो सेकंड ऑप्शन या थर्ड ऑप्शन। ठीक है, आप ऐसे पेपर में क्वेश्चन को किया करो, फर्स्ट एक बार इसको पढ़ लिया करो और वहाँ देख लिया करो कि कैसे आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। स्टार्टिंग में हमने नेगेटिव लगा लिया कि भाई फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन आपके नेगेटिव ऑप्शन हैं। ठीक है, अब सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन आपके पॉजिटिव हैं। अब बात आती है कि सेकंड ऑप्शन देखा जाए तो केवल एक पाठ के विकास से संबंधित रह गया, जो थर्ड ऑप्शन है वो सभी बच्चों से संबंधित हो गया, विभिन्न अधिगम शैली, यानी इसमें हर लेवल का बच्चा सीख पाएगा, चाहे वो 0 लेवल है, चाहे वो 1 लेवल है, चाहे वो बिल्कुल अच्छा लेवल है। तो इसलिए यहाँ आंसर हमारा कौन सा है, मैंने आपको पहले भी बताया है, वो ऑप्शन आपने आंसर देना है जो वास्ट हो। ठीक है, तो विभिन्न अधिगम शैलियों वाले शिक्षार्थियों को ध्यान में रखना, ये ऑप्शन आपका दी बेस्ट है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा 46, कक्षा में गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियाँ संबंधित क्रियाकलाप महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ज्यामितीय पहेलियाँ क्यों हैं, इंटरेस्ट पैदा करती हैं। ठीक है, वे विद्यार्थियों को उनकी गणित कक्षा की एक तथा दैनिक चर्या के कारण होने वाली ऊब से बाहर करती है। नहीं, ऐसे ऑप्शन कभी आंसर नहीं लगाना है आंसर। वे प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को, नहीं भाई हमने केवल प्रतिभाशाली छात्रों से मतलब थोड़ा ना, हमें तो पूरी क्लास से मतलब है, ये ऑप्शन भी आंसर आपका नहीं हो सकता। वे प्रत्येक शिक्षार्थी के स्थानिक व विश्लेषणात्मक योग्यता को संवर्धन में सहायक है, ये अच्छा ऑप्शन लग रहा है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन है वे गणित में कम, अरे क्यों, हमें कम वाले पे ध्यान क्यों देना, हमने तो सब पे ध्यान देना है। एक टीचर होने के नाते आप ये थोड़ा है कि भाई केवल कुछ ही बच्चों को पढ़ाओगे, चाहे वो कम है चाहे वो होशियार है, सभी के लिए। तो क्या ऑप्शन आपका आंसर ठहरेगा, थर्ड ऑप्शन आपका आंसर है। ठीक है, अब है हमारा 47, वैदिक गणित आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों में बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। वैदिक गणित है क्या, तो इसके बारे में तो मैं बच्चों सिंपल सी आपको बात बताना चाहूँगा। वैदिक गणित के अंतर्गत होता है हम अपनी कैलकुलेशन की प्रोसेस को स्पीडली करें। तो यहाँ आप ऐसा ऑप्शन देख लें कौन सा है, गणित में गणना के कौशल तथा गणित। ठीक है, ये इसको हम वैदिक गणित बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए, वैदिक गणित क्या है, जो मैथमेटिकली कैलकुलेशन है उसको स्पीड से करना वैदिक गणित कहलाता है। अगला है 48 ऑप्शन आपका, प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक यानी फॉर्मेटिव, रचनात्मक मूल्यांकन का क्या मतलब है। ठीक है, रचनात्मक, फॉर्मेटिव क्या होता है बच्चों, फॉर्मेटिव होता है एक तरीके से, मैं आपको सिंपल सी बात बताना चाहूँगा, जब एक टीचर अपने प्रोसेस के दौरान बच्चे को पढ़ाता है और बच्चे की कुछ कमी नोट करता है, या अध्यापक अपनी पढ़ाई की कुछ कमी नोट करता है, उसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। फॉर्मेटिव का मतलब होता है एफ का मतलब होता है फर्स्ट। ठीक है, यानी फर्स्ट मतलब शुरुआत में। इसका उद्देश्य बच्चे को फेल या पास करना नहीं होता है, इसका उद्देश्य एक प्रोसेस के दौरान आई गई कमियों को पता लगाना होता है। तो क्या है, सामान्य त्रुटियों को पहचान करना, ये ऑप्शन हो सकता है। क्रिया प्रणाली के ज्ञान और विश्लेषणात्मक प्रतिभाओं की परीक्षा नहीं हो सकता। विद्यार्थियों के ग्रेड और रैंक नहीं, ये समेटिव में होता है। अगला है अधिगम में असंगति को और शिक्षण में कमियों को पहचानना। देखा जाए तो फर्स्ट ऑप्शन भी आपका आंसर हो सकता है और थर्ड ऑप्शन भी, क्योंकि ये दोनों त्रुटियों से संबंधित है। लेकिन मैंने आपको बताया है कि हमने वास्ट ऑप्शन का चयन करना होता है। ये कह रहा है कि केवल त्रुटियों को पहचानना, ये कह रहा है अधिगम में जो भी प्रोसेस है उसमें कमी आई या शिक्षण की कमी आई, उन दोनों की ही पहचान करना होता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आंसर बनेगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर बनेगा। हालांकि फर्स्ट भी कुछ हद तक ठीक था, यदि फोर्थ ऑप्शन ना दिया गया होता तो हम फर्स्ट ऑप्शन को आंसर लगाते, लेकिन अब हमें कौन सा ऑप्शन आंसर लगाना चाहिए, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, मैं यहाँ आपको क्लियर बता रहा हूँ, 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन आप एकदम से कैंसिल कर देते हैं और वे कर भी देने चाहिए। फिर सवाल आ जाता है 50-50 पे। अब 50-50 में आपने वो देखना है कि वास्ट कौन है, बिल्कुल क्लियर, सीटेट क्लियर। ठीक है, ये केवल मैथ के लिए नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, ईवीएस में हो, चाइल्ड डेवलपमेंट में हो, हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, सभी चीज़ों में ये चीज़ अप्लाई होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 50 नंबर क्वेश्चन। एक शिक्षिका कक्षा 5 की शैलजा से एक आकृति के परिमाप के बारे में पूछती है।
वह शैलजा से उसके हल को अपने शब्दों में बताने को भी कहती है। शैलजा समस्या का सही हल करने में सक्षम थी, परंतु उसकी व्याख्या करने में सक्षम नहीं थी। यानी सही हल तो कर दी, लेकिन वो ये नहीं बता पाई कि भाई कैसे किया। तो इसका मतलब क्या हुआ? परिमाप के संप्रत्यय कम समझ, भाई कम समझ होती तो वो सोल्व ही नहीं कर पाती। निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और निम्न स्तरीय, क्यों दोनों चीज निम्न क्यों है? भाई करना तो अच्छा है, यानी ये भी गलत है। निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और उच्च स्तरीय गणितीय प्रवीणता, यानी उसने सोल्व तो कर दिया लेकिन बता नहीं पाई। भाषा प्रवीणता में तो कमी है, लेकिन उच्च स्तरीय गणितीय प्रवीणता, तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा करो, ठीक है, आप क्लियरली आंसर दे पाएंगे। 51, गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरण में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य क्या है? अभ्यास समय का मतलब क्या है? अभ्यास समय का मतलब है दैनिक जीवनचर्या में बदलाव करना, समय का बेहतर सदुपयोग सुनिश्चित करना, विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना, विद्यार्थियों को आनंद व मस्ती प्रदान करना। देखो फोर्थ ऑप्शन तो आंसर हो ही नहीं सकता। बात आती है फर्स्ट भी आंसर हो सकता है, सेकंड भी और थर्ड भी। अब 3 पॉजिटिव सेंस हैं, हमें द बेस्ट चूज करना है, और द बेस्ट का मतलब होता है वास्ट, जो बड़ा हो। बड़ा का मतलब यह नहीं कि लेंथ में बड़ा हो, नहीं, इसका मतलब है कि जो कई चीज़ों को अपने अंदर संजोए हुए है। अब इसका आंसर क्या बनेगा? विस्तृत अधिगम अवसर। इसमें सारी बातें आ गई, थर्ड ऑप्शन। समय का बेहतर उपयोग भी आ गया, दैनिक जीवनचर्या भी आ गई, मतलब हर चीज़ का लेवल आ गया। तो थर्ड ऑप्शन यानी विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना, ये हमारा अभ्यास समय का उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, तो ये आज के हमारे पेपर थे जो हमने प्रीवियस पेपर डिस्कस किए हैं। मैंने आपको बताया है कि डेली का मैं आपके लिए एक लेक्चर लेकर आऊँगा। इसमें कुछ बच्चों ने डिमांड की है कि सर ईवीएस का भी डिस्कस करें, तो ईवीएस के भी मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँगा जल्दी ही। और मैथ के पेडागोजी आप पूरी तरह से देखा करो, ये मत किया करो कि काट काट के आंसर देखे, आंसर तो आपकी किताबों में ही ना लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो। हर ऑप्शन में सिंपल सी लाइन आपको क्लियर दिखाई देने लग जाएगी जब आप 4-5 पेपरों को ऐसे क्लियर कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।